Hello guys, welcome in my YouTube channel Microbio at Simplified. Today we will discuss about the antigen. What is the antigen? Types of antigen in immunology. तो अब शुरू करते हैं टुडे टॉपिक एंटीजन. तो एंटीजन क्या है? एंटीजन इज डिफाइंड एज एनी सबस्टेंस दैट सेटिस्फाइज टू डिस्टिंक्ट immunological properties, immunogenicity and antigenicity. We saw the two property. One is immunogenicity and one is the antigenicity. What is the immunogenicity and what is the antigenicity? Let's see. Immunogenicity is the ability of an antigen to induce immune response in the body, humoral and mediate cell. तो इसको अपन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स. तो क्या क्या होगा? तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है कि कोई एंटीजन है अपनी बॉडी में आएगा और अपने इम्यून सिस्टम को या रेस्पॉन्स को इंड्यूस्ड करेगा, मतलब शुरू करेगा. तो इसमें क्या होती है? नॉर्मली दो सेल होती है, बीटा सेल प्लस एंटीजन. ये जब दोनों आपस में कंबाइंड करेंगे तो क्या बनाएगा? इफेक्टर बी सेल. इफेक्टर बी सेल में क्या होता है? जैसे प्लाज्मा सेल हो गया. तो प्लाज्मा सेल क्या हो गया? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और इसके साथ क्या होगा? मेमोरी बी सेल. तो एक बार जब एंटीजन ने रिएक्ट कर लिया अपने बॉडी के साथ, तो बीटा सेल है, बी सेल है, वो इफेक्टर बी सेल जो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएगी, और कुछ है जो मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जब वापस एंटीजन से एक्सपोजर होगा सेकेंड टाइम पर्सन, तो मेमोरी बी सेल है वो क्विकली रेस्पॉन्स देगी. और टी सेल है वो क्या है? इसके साथ एंटीजन मिल जाएगा तो टी सेल किस में बदल जाएगी? इफेक्टर टी सेल प्लस मेमोरी टी सेल. तो इफेक्टर टी सेल क्या होती है? इफेक्टर टी सेल दो प्रकार की होती है, या तो हेल्पर टी सेल होगी या साइटोटॉक्सिक टी सेल होगी. तो हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल. साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है वो डायरेक्ट एंटीजन के साथ मिलके वो एंटीजन को किल कर देगी. और हेल्पर टी सेल होती है वो क्या करती है कि जब एंटीजन आएगा तो ये हेल्पर टी सेल बी सेल को इंड्यूस्ड करेगी कि अब भाई तेरे को एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है. तो हेल्पर टी सेल दो प्रकार की होती है, टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 2. अब क्या होता है? दूसरा क्या है? एंटीजेनिसिटी. एंटीजेनिसिटी को अपन और क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी. इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो एंटीजेनिसिटी है, इसका मतलब है कि एंटीजन जो इम्यूनोजेनिसिटी के प्रोडक्ट है उसके साथ रिएक्ट करेगा. अब इसके साथ रिएक्ट करेगा मतलब ये प्लाज्मा सेल बन गई. प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को प्रोडक्शन होगा, जैसे आईजीजी है, आईजीए है, आईजीएम है, आईजीडी है, आईजीई है, उसके साथ है वो एंटीजन रिएक्ट करेगा. और पहले मैं इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर रहा था, अब है वो एंटीजेनिसिटी. इसका मतलब एंटीजन है वो इस इम्यूनोजेनिसिटी का जो प्रोडक्ट है उसके साथ रिएक्ट करेगा. तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू कंबाइन especially with the
फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इम्यूनोजेनिसिटी, या कह सकते हैं एबव टू रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि या तो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा या टी सेल रिसेप्टर के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो कौन सी दो चीज़ को शो करता है एंटीजन, या तो इम्यूनोजेनिसिटी को या एंटीजेनिसिटी को। तो इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी दोनों शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल मॉलिक्यूल हैविंग इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी, ऑल मॉलिक्यूल हैविंग इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली शो एंटीजेनिसिटी। बट इफ ऑल मॉलिक्यूल शो एंटीजेनिसिटी, they do not show immunogenicity। ओके, कि एंटीजेनिसिटी अगर कोई शो कर रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो इम्यूनोजेनिसिटी शो करे। अगर इम्यूनोजेनिसिटी शो कर रहा है इसका मतलब डेफिनेटली वो एंटीजेनिसिटी को शो करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेप्टेन। तो अब आगे समझते हैं कि हेप्टेन क्या होता है। ये हेप्टेन है। तो हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है कि लो मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसके अंदर क्या होगा, लैक ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी। इसका मतलब ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं कर सकता। तो इसका अपन क्या कह देंगे कि लैक ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी। बट इट कैन बाइंड टू द सरफेस एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इम्यूनोजेनिसिटी तो शो नहीं कर रहा लेकिन एंटीजेनिसिटी शो कर रहा है। जैसे इम्यून सिस्टम को खुद डेवलप करके ये बी और टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकता, लेकिन पहले से मौजूद जो बी और टी सेल है उसके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, हेप्टेन की। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दे तो वो क्या करेगा, इम्यूनोजेनिसिटी को इंड्यूस्ड कर देगा। तो इसका मतलब है कि इसको कंबाइंड कर देता है लार्ज प्रोटीन के साथ। जैसे हेप्टेन है प्लस लार्ज प्रोटीन हो गया, तो अब दोनों का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा हो गया, इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये लार्ज प्रोटीन है वो किसकी तरह, कैरियर की तरह काम कर रहा है। तो हेप्टेन कैन बिकम इम्यूनोजेनिक व्हेन कंबाइंड विथ ए लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड कैरियर। नाउ इसको क्या बोल सकते हैं अपन, हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स। तो इसका क्या हो गया, जैसे ये लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब इसके साथ क्या हो गया, हेप्टेन कंबाइंड हो गया, ये हेप्टेन है। अब ये जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो इम्यूनोजेनिसिटी भी शो करेगा प्लस एंटीजेनिसिटी भी शो करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेटेड प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर। अब ये एंटीबॉडी कौन कौन सी होगी, या तो एपिटोप ऑफ हेप्टेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी इंड्यूस्ड हो जाएगी अपने शरीर के अंदर। तो ये क्या हो गया, एपिटोप है, हेप्टोप का एपिटोप है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। या अनअल्टरेट एपिटोप ऑन द कैरियर प्रोटीन। अब जो अनअल्टरेट एपिटोप है कैरियर प्रोटीन के, उसका भी इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी शो कर देगा, तो इसके अगेंस्ट भी कर देगा।
और एक क्या हो जाएगा, न्यू एपिटोप फॉर्म हो जाएगा जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे, एक तो कैरियर प्रोटीन का और एक इसका एपिटोप का, दोनों मिलके एक क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। तो न्यू एपिटोप फॉर्म्ड बाय कंबाइंड पार्ट्स ऑफ बोथ द हेप्टेन एंड कैरियर प्रोटीन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब हेप्टेन को क्लासिफाई करते हैं अपन कितने, दो प्रकार से। एक तो होता है कॉम्प्लेक्स हेप्टेन, एक होता है सिंपल हेप्टेन। तो कॉम्प्लेक्स हेप्टेन में अपन क्या कर सकते हैं कि इसका 2 और मोर एपिटोप होता है, 2 और मोर एपिटोप होता है। इसका मतलब दे कैन रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड द हेप्टेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय ए वेरियस मेथड सच एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको अपन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू अपन विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और सिंपल हेप्टेन का मतलब कंटेन ओनली वन एपिटोप, और यूनिवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेप्टेन कैन बाइंड टू द एंटीबॉडी बट द हेप्टेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, क्योंकि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इतना इफेक्टिव नहीं होगा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगा लेकिन अपन विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो अपन रिएक्शन देखते हैं कि कैसा होता है इसके साथ। तो सपोज करो कि ये कैरियर प्रोटीन है, क्या है, कैरियर प्रोटीन, कोई कैरियर प्रोटीन है। अब ये हेप्टेन का बना हुआ है, ये हेप्टेन यहाँ जुड़ गया। अब ये इम्यून सिस्टम को, इम्यूनोजेनिसिटी को, इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा और एंटीजेनिसिटी शो करेगा। तो ये एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा। तो ये क्या करेगा कि एक तो है वो कैरियर है, ये जैसे ये सपोज तो कैरियर है, तो कैरियर के खिलाफ एक क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गया। तो अपन क्या लिख देंगे, कैरियर एपिटोप प्लस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर गया। एक क्या हो जाएगा कि एंटीबॉडी अगेंस्ट हेप्टेन, तो हेप्टेन प्लस एंटीबॉडी, ऐसी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा जो हेप्टेन के साथ रिएक्शन करेगा। एक होगा कि एंटीबॉडी टू कैरियर एंड कॉन्जुगेटेड ऑफ हेप्टेन, एक एंटीबॉडी ऐसा होगा जैसे सपोज करो ये एंटीबॉडी है, तो बाइंडिंग साइट एक हेप्टेन के लिए भी जुड़ जाएगी और एक कैरियर प्रोटीन के लिए भी जुड़ जाएगी। एक हेप्टेन के लिए भी जुड़ जाएगी, एक कैरियर प्रोटीन के लिए भी जुड़ जाएगी। इसको अपन क्या बोल देंगे, एंटीबॉडीज टू कैरियर एंड कॉन्जुगेट ऑफ हेप्टेन। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि एपिटोप क्या होता है। तो इसके अंदर ही आ गया एपिटोप। तो एपिटोप को अपन क्या कर सकते हैं कि एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी। स्मॉल यूनिट होता है, जैसे सपोज करो ये कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये क्या हो गया, एंटीजन हो गया। एंटीजन के अंदर एक स्मॉल यूनिट ऐसी होती है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकती है और प्रोडक्शन करवा सकती है एंटीबॉडी का। तो इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एपिटोप। ठीक है। तो ये किससे बना होता है, फ्यू एमिनो एसिड होते हैं उससे बना हो सकता है, या मोनोसेकेराइड से बना होता है, शुगर से। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए स्मॉल एरिया प्रेजेंट ऑन द एंटीजन कंपेराइजिंग ऑफ फ्यू एमिनो एसिड और मोनोसेकेराइड रेसिड्यू दैट इज कैपेबल ऑफ सेंसिटाइज टी एंड बी सेल। इसका मतलब ये टी और बी सेल को इंड्यूस्ड कर सकता है और रिएक्टिंग विथ स्पेसिफिक साइट ऑफ टी सेल रिसेप्टर और एन एंटीबॉडी। तो ये बी सेल क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर सकता है ये। और टी सेल में क्या हो सकता है कि टी सेल रिसेप्टर होते हैं
तो टी सेल का रिसेप्टर होता है इसके साथ बाइंड कर लेगा। तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि इसके विपरीत क्या हो गया, पैराटोप हो गया। ठीक है, तो एपिटोप अगर एंटीजन पे पाया जा रहा है तो डेफिनेटली पैराटोप किस पे पाया जाएगा, एंटीबॉडी पे। अब एंटीबॉडी के अंदर क्या होगा कि दो लाइट और दो हैवी चेन होती है, ये लाइट चेन हो गया, ये हैवी चेन हो गया। तो इसका ये वेरिएबल रीजन होता है। क्या होता है, वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन के अंदर कुछ अमीनो एसिड होंगे जो क्या होंगे, पैराटोप कहलाएंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा द स्पेसिफिक साइट ऑफ एन एंटीबॉडी दैट रिएक्ट विथ द corresponding epitope of an antigen is called paratope। तो एपिटोप मतलब एंटीजन के फ्यू अमीनो एसिड होते हैं, और पैराटोप होता है जो एंटीबॉडी पे वेरिएबल रीजन होता है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, पैराटोप। अब एपिटोप कितने टाइप के होते हैं, एपिटोप 2 टाइप के होते हैं। ध्यान रखना कि एपिटोप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि एपिटोप अमीनो एसिड के बने होते हैं या मोनोसेकेराइड का बना होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल और लीनियर। लीनियर एपिटोप हो गया, और एक हो गया कन्फर्मेशनल। तो इसका मतलब लीनियर का मतलब क्या है कि जो अमीनो एसिड होंगे वो लीनियर में प्रेजेंट होंगे, और कन्फर्मेशनल है जो अमीनो एसिड है वो 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड बन जाएंगे उसके अंदर। तो ये 3D स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इन जनरल में क्या होता है कि टी सेल रिकॉग्नाइज सीक्वेंशियल एपिटोप। तो टी सेल होता है वो किसको, एपिटोप जो लीनियर में एपिटोप होता है उसे क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज करता है। और बी सेल होती है वो बाइंड द कन्फर्मेशनल एपिटोप। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर कन्फर्मेशनल एपिटोप है तो वहाँ बी सेल जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, बी सेल, और इसमें लीनियर में टी सेल। अब अपन देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीजन। तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल क्लासेस ऑफ एंटीजन। मेनली क्या होता है, 2 टाइप होता है, टी डिपेंडेंट एंटीजन एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टी डिपेंडेंट एंटीजन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, कोई एंटीजन अपने बॉडी के अंदर आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ ये प्रोसीड हो गए। तो इस सेल ने प्रोसीड किया और इसने अपने रिसेप्टर के अंदर इस एंटीजन को फंसा लिया। अब क्या करेगा कि इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे बंधे हुए एंटीजन को कौन पहचानेगा, टी सेल। तो अब टी सेल आएगी, ये क्या है, टी हेल्पर 2 सेल। टी हेल्पर 2 सेल के रिसेप्टर है वो इससे बन जाएंगे। ठीक है, एमएससी सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है कि ये एमएससी सेकेंड को अपन क्या बोल सकते हैं कि मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो जाएगा, टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। ये क्या हो गया, टी सेल, टी हेल्पर सेल है, इसका क्या है, रिसेप्टर। इसका मतलब टी सेल रिसेप्टर, ये मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग साथ ये इतने सारे रिएक्शन करके अब क्या साइटोकाइंस रिलीज करेगा, कौन, टी हेल्पर सी। और टी हेल्पर सी साइटोकाइंस रिलीज करेगा
वो क्या होगा, बीटा सेल को एक्टिवेट करेगा और किसका प्रोडक्शन करवाएगा, एंटीबॉडी का। तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी, इसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनेगी, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो वापस समझिए कि एंटीजन आया, एंटीजन है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ प्रोसीड किया गया और फिर इसको ले जाया गया टी सेल के पास। तो टी सेल के रिसेप्टर है वो इसको रिकॉग्नाइज किया। तो क्या हो गया कि इसको रिकॉग्नाइज किया, फिर इसने साइटोकाइंस रिलीज किया और स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ। क्योंकि पहले बताया था मैंने कि टी हेल्पर है वो दो प्रकार के होते हैं हेल्पर टी सेल, TH1 एंड TH2। TH2 है वो साइटोकाइंस रिलीज करता है और बीटा सेल को एक्टिवेटेड करता है। बीटा सेल फिर क्या होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द नॉर्मल एंटीजन आर टी सेल डिपेंडेंट, दे आर प्रोसीड एंड presented by antigen presenting cell to T cell, which leads to T cell activation. The activated T cell secretes cytokinin that in turn stimulate the beta cell to produce antibody. Now T independent antigen ही, तो कुछ एंटीजन होते हैं जैसे बैक्टीरियल कैप्सूल हो गया, फ्लैजिला हो गया, और कुछ क्या हो गया, लाइपोपॉलीसैकेराइड हो गया बैक्टीरिया के अंदर। उसको क्या है कि टी सेल और एपीसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना तो ये टी सेल के साथ, टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ प्रोसीड होना पड़ता है। ये क्या करता है कि डायरेक्ट है वो बीटा सेल को एक्टिवेटेड कर देता है। अब डायरेक्टली एक्टिवेटेड करेगा तो इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि इधर टी हेल्पर सेल है वो साइटोकाइंस रिलीज करता है और इसके खिलाफ स्पेसिफिक ओनली इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। अब इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बना दिया तो ये स्पेसिफिक होगी, इसका मतलब ये बैक्टीरिया को तुरंत मार देगी। लेकिन कुछ ये लाइपोपॉलीसैकेराइड, फ्लैजिला और जो कैप्सूल के बने हुए बैक्टीरियल होते हैं वो टी सेल और एंटीजन पे जाते ही नहीं है। वे क्या करते हैं, जैसे ये एंटीजन हो गया, इस डायरेक्ट क्या करते हैं कि बीटा सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो बीटा सेल के ऊपर क्या होगा, IgD भी पाया जाएगा, IgM भी पाया जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीक्लोनल बीटा सेल एक्टिवेशन, पॉलीक्लोनल बीटा सेल एक्टिवेशन। तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया। तो इससे क्या होगा कि IgG भी एंटीबॉडी बन सकती है और IgM भी बन सकती है, IgG3 भी बन सकती है। तो इस प्रकार पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बन जाएगी। तो ये है आज का लेक्चर एंटीजन के बेस पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।